Hello everyone, so welcome back to the lecture series by Yasir Ali Classes, and we have brought you a series of lecture to help you crack your 11th entrance of Aligarh Muslim University, Jamia Millia Islamia, BHU, whatever. Okay, हम किसी का भी एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं if we are good at our textbook. अगर हम लोग 9th क्लास की 10th क्लास का अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ के गए, no matter in which आप किसी भी एंट्रेंस में अपीयर हो रहे हो, you will be able to crack it. And to cover that portion of NCERT, to cover your economics, to help you get good marks in your economics in your entrance exam. My name is Sabur Ahmed Khan and I am here to help you. And we will be reading our NCERT. हम पूरा NCERT कवर करने वाले हैं अपना. हम लाइन बाय लाइन, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपने बताया था, हम लोग लाइन बाय लाइन पहले एक रीडिंग हम लाइन बाय लाइन NCERT करेंगे. जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं NCERT के समझेंगे. स्पेशली ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th क्लास के चैप्टर्स, 9th क्लास के चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स एसोसिएटेड हैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ. तो हम ये वाला चैप्टर लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे. जितने भी 11th एंट्रेंस में सवाल आए हैं, चाहे वो 10 सवाल आए, चाहे 20 सवाल आए, चाहे 50 सवाल आए, जितने भी सवाल 11th एंट्रेंस में आए इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक, अब देखो मैंने आपको बताया था कि 11th एंट्रेंस में सवाल आ रहा है, तो आ तो NCERT से रहा है, लेकिन हम लोग से मिस कैसे हो जाता है वो सवाल कि हम लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है ये वाला ये देख लिया, ठीक है ये तो ओवरव्यू लिखा हुआ है ना, ठीक है. इंट्रोडक्शन पे आ गए, ओके ठीक है सर, ठीक है ओके. इंट्रोडक्शन में तो सर क्या ही होगा सर, यहाँ पे आते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट लग रहा है सर. ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत ही इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ऐसे करके पढ़ते हैं. यार देखो, ऐसे पढ़ना, जरूर ऐसे पढ़ना. एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ के इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मार्क कर लो. ऐसे करके एक बार मार्क कर लो, इसको खत्म खेल. एक बार ही तो करना है. फिर तो सिर्फ आपको जब स्क्रॉल करोगे ऐसे करके तो सिर्फ आपको ये वाली इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है ना, जो आपने मार्क करी थी. यहां से यहां तक कि आपने कोई चीज मार्क करी थी वही तो पढ़नी है. एक बार थॉरोली पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ग्लाइड करेंगे इसको. ठीक है, और उसकी भी हम रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम ऐसे 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 करके ग्लाइड करेंगे. ठीक है, ओवरव्यू क्या कह रहा है? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. The purpose of the story is to introduce some basic concepts बता रहा है हम लोगों को relating to the production. ठीक है, और हम लोग स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ेंगे जिसमें हमको पता लगेगा कि प्रोडक्शन कैसे होता है, हाउ थिंग्स आर प्रोड्यूस. कोई भी एक गांव है, अब कोई भी गांव है उसमें क्या प्रोड्यूस होता होगा. देखो यार, यहाँ तो खेती होती होगी वहां पे, या फिर शायद कोई छोटी मोटी फैक्ट्री हो जिसमें कुछ जूता या कुछ कालीन बनती हो, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हो. ऐसी चीजें प्रोड्यूस होती होंगी उसमें. और क्या प्रोड्यूस होता होगा? कभी आपने कोई ऐसा विलेज तो सुना नहीं होगा कि सर ये विलेज है बहुत बड़ा, और जस्ट अ सेकंड, ये विलेज है बहुत बड़ा और इसमें सर फैक्ट्री लगी हुई है किसी. ऐसा तो नहीं होगा. फैक्ट्रीज आपको ज्यादातर कहाँ मिलती है? बिग इंडस्ट्रियल सिटीज में मिलती है. यहाँ पे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है. ठीक है, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. देखो यहाँ लिखा हुआ है फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. अब हम लोग सपोज करो ये वाला मिस कर देते, ये वाली हम लोग लाइन मिस कर देते. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक सवाल आया है, मतलब प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन आया है, सॉरी, जिसमें लिखा हुआ है डैश इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. ऑप्शन ए फार्मिंग, ऑप्शन बी डेयरी, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी लेट्स से ऑप्शन डी कुछ भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा. ठीक है, अगर आपने ये लाइन मिस कर दी, हो गया खेल खत्म. तो हम लोग जब पढ़ेंगे ना ये वाला, जब हम लोग ऐसे पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि कहां से प्रोबेबिलिटी है कि यहां से सवाल बन सकता है. और जहां से भी सवाल बन सकता होगा वहां पे मैं क्या करूंगा, आप लोग भी ये करेंगे, आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी लेके बैठेंगे. और अगर किसी के पास अभी एनसीईआरटी नहीं लेके बैठा है कोई, तो आप ये लेक्चर पॉज करिए और एनसीईआरटी ले आइए. और अगर अभी आपके पास फिलहाल एनसीईआरटी नहीं है तो ये वाला लेक्चर देख लो, अगले लेक्चर से लेके जरूर बैठना. ऐसे करके हम यहाँ पे क्वेश्चन बना देंगे, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क बना देंगे. देखो आपको नजर आ रहा है क्यू, तो हम ये क्यू बना देंगे. मतलब प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से सवाल बन सकता है. और ऐसे ही जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो हम लोग को नजर आ जाएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है. तो हमने अपनी रीडिंग के दौरान यहाँ पे ऐसे करके वो भी कर रखा होगा अंडरलाइन, दैट फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर. समझ में आ गया आप लोग? ठीक है, कुछ अदर एक्टिविटीज भी होती हैं पालमपुर में, मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लिमिटेड स्केल पे होती है, छोटे स्केल पे होती है. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इनके लिए बहुत सारी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है. कोई भी आप प्रोडक्शन करने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, चाय अगर आप बनाने जाओगे तो आपको क्या क्या रिसोर्स चाहिए? आपको एक शॉप चाहिए, या फिर आपको एक ठेला चाहिए जिसपे आप रख के चाय बनाओगे. आपको गैस का स्टोव चाहिए,
आपको बर्तन चाहिए जिसमें आप चाय बनाओगे, आपको चीनी चाहिए, दूध चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से जब भी आप बहुत सारी कोई भी चीज बनाने जाओगे, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने जाओगे, तो आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन, कैसे बहुत सारी रिसोर्सेज कंबाइन होती है, कैसे बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं और हमारा डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज बनता है। अच्छा एक बात बताओ यार, एक क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में, दैट व्हाई वी आर स्टडीइंग द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, व्हाई वी आर नॉट स्टडीइंग द स्टोरी ऑफ अलीगढ़, व्हाई वी आर नॉट स्टडीइंग द स्टोरी ऑफ पटना, व्हाई वी आर नॉट स्टडीइंग द स्टोरी ऑफ लेट्स से दिल्ली और गोरखपुर, व्हाई वी आर ओनली स्टडीइंग द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, मतलब एनसीईआरटी है और ये हम लोगों को क्या कर रहा है, एक इमेजिनरी गांव में लेकर जा रहा है। उस इमेजिनरी गांव का नाम है विलेज पालमपुर, बट उस इमेजिनरी गांव में क्यों लेकर जा रहा है, हो सकता था ना स्टोरी ऑफ विलेज बॉम्बे या स्टोरी ऑफ द सिटी ऑफ द बॉम्बे। देखो क्या है, आई होप आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा, और नहीं होगा तो आई एम टेलिंग यू दैट मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया स्टिल लिव्स इन विलेजेस। ज्यादातर इंडिया, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया जो हमारी आबादी है, मोर देन 65% पीपल लिव्स इन विलेजेस। तो अगर आपको इंडिया की स्टोरी जाननी है, अगर आपको इंडिया के करंट हालात जानने हैं, बी इट चाहे आपको एजुकेशन के बारे में जानना हो, चाहे आपको हेल्थ के बारे में जानना हो, आपको कुछ भी जानना हो, एनीथिंग रिलेटेड टू इंडिया, आपको विलेज में ही जाना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग देयर। आज जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं आज, हम लोग खाना खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बटर खाते हैं, हम लोग व्हीट, राइस, चीनी, ये सारी चीजें हम लोग कंज्यूम करते हैं। कहाँ से आ रही है ये सारी चीजें? विलेज पालमपुर जैसे ही गांव से आ रही होगी, ऑब्वियसली विलेज पालमपुर जैसी गांव से आ रही होगी। शहर में तो आपने कभी खेती होती देखी नहीं होगी, राइट? तो अगर हम लोग को ये देखना है कि उन लोगों के साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं, अगर हम लोगों को ये देखना है कि वो लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस क्या है, प्रॉब्लम्स आई क्यों है, प्रॉब्लम्स का समाधान कौन देगा, ये सारी चीजें अगर हम देखना चाहें तो हमें किसी विलेज में ही जाना पड़ेगा। इसीलिए जो भी चैप्टर का राइटर है उसने डिसाइड किया है कि हम विलेज पालमपुर विलेज की स्टोरी लेंगे और उसी स्टोरी से पूरे इंडिया का हाल बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक सवाल तो हमें मिल गया यहाँ से, मैंने आपको यहाँ से क्यों लिखवा दिया था, एक क्वेश्चन तो हमें मिल गया इस चैप्टर से। ठीक है सर, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। पालमपुर is a well connected with neighboring villages and towns. रायगंज, a big village, 3 kilometers from पालमपुर। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ हम ध्यान से पढ़िए। An all-weather road connects to the village Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur. This I am reading for you. जो लोग के पास अभी एनसीईआरटी नहीं है, मैं उन लोगों के लिए रीड कर रहा हूँ। Many kinds of transport are visible on this road. बहुत सारे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं, बुलक कार्ट, टोंगास, बोगेस। अब इस पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहे हो? इस पैराग्राफ में बताना चाह रहा है कि पालमपुर जो है वो एक थोड़ा सा डेवलप गांव है, क्योंकि वो बता रहा है कि पालमपुर इज वेल कनेक्टेड। वेल कनेक्टेड, अब आपको थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। पालमपुर वेल कनेक्टेड की क्या बात कर रहा है वो, थोड़ा इमेजिन करने में आसानी होगी। ठीक है, लेट से आपका ये विलेज पालमपुर है, इसके आसपास बहुत सारे सड़कें जाती होंगी पालमपुर से, हर गांव से बहुत सारी सड़क निकलती है, ऐसे करके सड़क जा रही है। ठीक है, सड़क जा रही है कहीं यहाँ, कहीं सड़क जा रही है। तो जितने भी नियर बाई विलेजेस हैं यहाँ पे, नियर बाई सिटीज हैं, नियर बाई विलेजेस हैं, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है, जो भी है, पालमपुर वेल कनेक्टेड है इनसे। वेल कनेक्टेड मतलब जितनी भी रोड है वो ऐसी रोड है, ऑल वेदर रोड। आप अपने एनसीईआरटी में देखिए, उसमें लिखा हुआ है ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड का मतलब है कि बारिश आ रही है, बरसात है मतलब, या फिर कोहरा पड़ रहा है लेट से, या फिर धूप पड़ रही है, या फिर आंधी आ रही है, कुछ भी आ रही है, ये रोड वेल कनेक्टेड है। इन रोड पे ट्रांसपोर्ट नहीं रुक रहा है। तो मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि पालमपुर थोड़ा सा डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पे अच्छी सड़कें भी हैं, पक्की सड़कें भी हैं, और वेल कनेक्टेड है। उसके पास एक रायगंज, ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा, रायगंज वाला सवाल नहीं पूछेगा आपसे। रायगंज है वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, ये सवाल नहीं पूछेगा पेपर में। वो सिर्फ क्या बताना चाह रहा है कि रायगंज एक बड़ा शहर है, 3 किलोमीटर दूर है, और आप उस रोड पे देखेंगे तो आपको बलक कार्ट मिलेगी, जीप मिलेगी, टोंगा मिलेगा, कार मिलेंगी, मतलब जो भी आपके ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स है वो मिलेंगे। इसका मतलब आपको क्या पता लग रहा है कि पालमपुर से रायगंज और आसपास के शहरों में आवाजाही होती है, लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो मतलब क्यों आते जाते होंगे, या तो जॉब करने जाते होंगे, या फिर अपना कोई सामान खरीदने बेचने जाते होंगे। ये बात हमें यहाँ से पता लग रही है। जस्ट ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ये कहाँ, यहाँ पे कैसा सवाल बन सकता है। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। 450 फैमिलीज हैं
डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती है। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड। ज्यादातर जो जमीन है वो किसके पास है? 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड। यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब यार ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों बताना चाह रहा है? वो यही तो कह रहा था कि मेजोरिटी, ये भी तो कह सकता था कि मेजोरिटी ऑफ द लैंड है वो कुछ लोग ओन करते हैं। उसने ये क्यों बताया दैट मेजोरिटी ऑफ द लोन लैंड आर ओन बाय द अपर कास्ट फैमिलीज? इसका बहुत हिस्टोरिकल रीजन है और बहुत बहुत मजेदार रीजन भी है इसका। खुद सोच के देखो, गांव में आपकी इनकम क्या होती है? किसी भी आप विलेज में रह रहे हो, आपका ऑक्यूपेशन, आपकी इनकम क्या होती है? जो भी आपका एग्रीकल्चर आप करते हो, कुछ उगाते हो, उसको बेचते होगे, वही खाते होगे, दैट विल बी योर ऑक्यूपेशन। वही तो काम आप करते होगे। या फिर दूसरा आप क्या काम कर सकते हो गांव में? हो सकता है कि आप कैटल फीडिंग करते हो, या फिर आपके पास कुछ गाय भैंस और जितने भी कैटल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो आपके पास हो, आप उनसे दूध निकालते हैं, उनके डेयरी प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, वो आपकी इनकम हो सकती है। और इनकम क्या हो सकती है आपकी? हो सकता है आपके पास छोटी सी दुकान हो। अब इन सारी चीजों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है जमीन। जिसके पास जमीन होगी वो अपनी दुकान बना पाएगा, जिसके पास जमीन होगी वो अपना डेयरी फार्म बना पाएगा, जिसके पास जमीन होगी वही अपना खेत पे खेती कर पाएगा। यही तो फंडा है ना, क्लियर है ना? तो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है गांव में? सबसे ज्यादा गांव में इंपॉर्टेंट है लैंड। और वो बता रहा है दैट 80%, ओ सॉरी, द मेजोरिटी ऑफ द लैंड किसके पास है? 80 अपर कास्ट फैमिलीज के पास। मतलब 450 फैमिलीज हैं गांव में, आउट ऑफ देम सिर्फ 80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लगभग पूरे गांव की जमीन पे कब्जा कर रखा है या उनकी है जमीन। और बाकी जो फैमिलीज बची इसमें 370, उनके पास या तो बहुत थोड़ी सी जमीन होगी या उनके पास जमीन होगी ही नहीं। अब सोचो, जिनके पास जमीन नहीं है अपनी गांव में, वो क्या करेंगे फिर? ऑब्वियसली दे विल बी द पीपल हु आर पुअर। उनके हाउसेज हैं, जो लोगों के पास, जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं, उनके हाउसेज हैं, बहुत बड़े बड़े हाउसेज हैं, ब्रिक से बने हुए हैं, सीमेंट हो रहा है उनपे। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अपर कास्ट फैमिलीज ही वो फैमिलीज थी जिनके पास जमीन थी, अल्टीमेटली उनके पास पैसा था, अल्टीमेटली उन्हीं के पास अच्छे अच्छे घर थे, वेल सीमेंटेड ईंटों से बने घर थे। लेकिन जो एससीज थे, द एससीज, द शेड्यूल कास्ट पीपल, दलित, कंप्राइजेस 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। देखो 450 फैमिलीज हैं, इसमें से 1/3 जो है वो दलित है, या फिर एससीज, पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। ठीक है, 150 फैमिलीज किसकी है? दलित। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या कह रहा है? comprise 1/3 of the population lives in the one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. अब मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले लैंड इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो शेड्यूल कास्ट फैमिलीज है इनके पास लैंड नहीं है अपनी। ठीक है, इनके घर भी एक कॉर्नर में है, इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। किसी एक गांव के किसी एक कोने में इनको घर बनवा दिए गए, जो कि किसके बने हुए हैं? मच स्मॉलर हाउसेज ऑफ विच सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। मतलब भूस और मिट्टी से बने हुए इन लोगों के घर हैं। ऊपर वाला हम बाद में पढ़ेंगे। इससे सवाल क्या आ सकता है? क्या सवाल बन सकता है इससे? एक क्वेश्चन तो हमने यहां से बना लिया था, ये वाला क्वेश्चन तो हमने यहां से बना लिया था। दूसरा एक क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है? यहां से एक सवाल बन सकता है, द हाउसेज ऑफ पीपल, द हाउसेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पीपल आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो अपने घर सीमेंट के बनवा सके, जैसे इन अमीर लोगों के घर बने हुए थे। कहाँ गए? सीमेंट प्लास्टरिंग ब्रिक्स के बने हुए थे, इन लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। अच्छा, ये बात कर रहा है विलेज पालमपुर की। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना, ये वाली ये चीज ध्यान रखना, ये जो यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा था ना एससीज वाला, द एससीज comprises 1/3 of the population lives in one corner, ये वाली चीज आपको, ये वाली चीज ध्यान रखना, live in one corner। आगे जब हम चैप्टर्स में बढ़ेंगे ना, तो ये live in one corner वाला कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी भी इंसान को सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देना। अब जब तुम किसी इंसान को सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दोगे तो वो कैसा फील करेगा? सपोज करो तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको कॉर्नर कर दे कि यार इस बंदे से बात नहीं करनी है, तो तुमको कैसा फील होगा? ये कॉन्सेप्ट बाद में भी आएगा, इसलिए आई एम सेइंग कि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स आने वाले चैप्टर्स में भी आगे आएंगे। ठीक है, अब पालमपुर जो है साहब, उसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, हर किसी घर में, लगभग हर किसी में इलेक्ट्रिसिटी है।
इलेक्ट्रिसिटी से क्या चलता है, ट्यूबवेल चलता है जिससे कि खेतों में पानी दिया जाता है और वेरियस टाइप्स ऑफ के बिजनेस चलते हैं। ठीक है, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स भी है, एक हाई स्कूल भी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है जो गवर्नमेंट चलाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। अब आप देखिए, इतनी सारी चीजें आपने किस गांव में देखी होंगी? या तो आपने शहरों में इतनी सारी चीजें देखी होंगी, या फिर एक वेल डेवलप गांव में देखी होंगी, जो कि जिस गांव में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिसिटी, आपने कितने ऐसे विलेजेस देखे हुए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं आती है, और इस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, विच मीन्स दिस इज अ डेवलप्ड विलेज। इलेक्ट्रिसिटी से सारा ट्यूबवेल चलता है। ट्यूबवेल किसमें काम आता है? जमीन से पानी निकाल के खेतों में डालने के लिए काम आता है, इरिगेशन के लिए। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स भी है, एक हाई स्कूल भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है जो गवर्नमेंट चलाती है, मतलब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। प्राइवेट डिस्पेंसरी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट क्लिनिक भी है, और एक गवर्नमेंट क्लिनिक भी है। ठीक है, तो बता रहा है, जो डिस्क्रिप्शन ऊपर बता रहा है आप लोगों की, इरिगेशन भी अवेलेबल है, स्कूल्स भी हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल भी है, लेट्स से क्लिनिक भी है, उससे क्या पता लग रहा है कि ये जो ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, बता रहा है कि कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाई विलेजेस। कह रहा है कि अगर आप देखो इन सारी जो आपको फैसिलिटीज मिल रही है, इनको कंपेयर करके देखो आप उन गांव से जो आपके आसपास है, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि पालमपुर इज अ डेवलप्ड विलेज। ठीक है, एक इमेजिनरी है, हम देखेंगे इस वाले, देखो मे बी इट साउंड बोरिंग कि हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़े, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने एक बार लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ ली, यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स जिन्होंने एक बार लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी थी, सिर्फ एक बार पढ़नी है, उसके बाद अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको सिर्फ ग्लाइड थ्रू करना है, सिर्फ ग्लाइड थ्रू करना है, और आपके सारे सवाल सही होते चले जाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, ये सवाल बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये हमने पहले भी मार्क किया है, ये हम दोबारा भी मार्क कर रहे हैं। ये हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग है। अदर दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या है? नॉन फार्म एक्टिविटीज। नॉन फार्म एक्टिविटीज मतलब, ये भी क्वेश्चन है, रुक जाओ। अदर प्रोडक्शन रिफर्ड एज नॉन फार्म एक्टिविटीज, ये भी, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। ठीक है, इसे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको आई होप नजर आ रहा होगा जो मैंने हाईलाइट किया है। एक सेकेंड, हाँ ये हाईलाइट किया, नजर आ रहा होगा। देखो, मेन एक्टिविटी तो फार्मिंग हो गई। नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या होती है? वो एक्टिविटीज जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। जैसे सपोज करो तुमने कोई दुकान खोल के रखी है, इट इज नॉट फार्मिंग एक्टिविटी। सपोज करो तुम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो। क्या चीज बना रहे हो? लेट्स से तुम्हारी तालों की फैक्ट्री है, लेट्स से तुम्हारी कालीन की फैक्ट्री है, या फिर किसी और चीज की तुमने छोटी सी फैक्ट्री डाल रखी है। तुम अपने घर में कपड़े बुनने का काम कर रहे हो, कपड़े सिलने का काम कर रहे हो। दीज आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, और उस ऑप्शन में क्या लिखा होगा? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, एग्रीकल्चर। ठीक है, 4 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, एग्रीकल्चर। पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फार्म एक्टिविटी? एग्रीकल्चर इज अ फार्म एक्टिविटी। फिर आपसे पूछेगा, आपको ऑप्शन दे देगा, लेट से आपको ऑप्शन दे देगा मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन फार्म एक्टिविटीज? क्वेश्चन दोबारा सुनना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन फार्म एक्टिविटीज? ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी शॉपकीपिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ये सब नॉन फार्म एक्टिविटीज है, और ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि पास्ट ईयर्स में ऐसे सवाल आया है। ठीक है, वी शैल टेक लुक बोथ ऑफ दीज एक्टिविटीज, हम दोनों एक्टिविटीज पे ध्यान देंगे। और अब हम लोग आ रहे हैं अपने पहले टॉपिक पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। लेट मी सी जस्ट, ओके, ये हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे, एंड आई होप ये एक टॉपिक पढ़ा के मैं आज का लेक्चर आपको वाइंड अप करूंगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको विलेज पालमपुर के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने आपको विलेज पालमपुर के बता दिया कि वेल कनेक्टेड गांव है। थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, दिमाग में इमेजिन करो विलेज पालमपुर आपकी नानी का घर, दादी का घर, या आपका खुद का घर की तरह हो सकता है। वहाँ पे पक्के रोड बने हुए हैं, वहाँ पे आपको बुलक कार्ट मिलेगी, जीप मिलेगी, मोटरसाइकिल्स मिलेंगी, वैन्स मिलेंगी, और क्या था, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल मिलेगा, प्राइवेट डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट की क्लिनिक मिलेगी, और आपको 2 प्राइमरी स्कूल्स मिलेंगे, एक हाई स्कूल भी मिल रहा है वहाँ पे। वहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती है, वहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन सी होती है उसमें? मेजोरिटी इज फार्मिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है वहाँ पे। वहाँ पे 450 फैमिलीज रहती हैं, आउट ऑफ विच 1/3 फैमिलीज शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हैं, 150 फैमिलीज
जिनके पास घर है, कच्चे घर, मड एंड स्ट्रॉ से बने हुए, उन्हें एक कोने में रख दिया गया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर उसके बाद बता रहा है कि जितनी भी अपर कास्ट फैमिलीज हैं, ठीक है, उन लोगों के पास ज्यादातर जमीन उनके पास है। तो इससे मतलब क्या है, जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं वही ज्यादा अमीर होंगी, क्योंकि जमीन से ही खेती होती है, उसी से पैसा मिलता है। तो जितनी अपर कास्ट फैमिलीज हैं दे आर रिच। उनके घर कैसे हैं, सीमेंटेड घर हैं, ब्रिक से बने हुए घर हैं। जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों के पास लैंड नहीं है, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के घर कैसे हैं, मड एंड स्ट्रॉ से बने हुए। ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखो, ठीक, जब भी यार हम लोग कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जब भी हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें जरूरत होती है हम लोगों को कुछ चीजों की, कुछ किसी भी चीज की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम बताओ, तुमने घर में क्या प्रोड्यूस, कभी कुछ प्रोड्यूस करा हो खुद से। लेट से तुमने कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काम किया हो। सपोज करो तुमने एरोप्लेन बनाया हो, तो उसके लिए किसी की जरूरत पड़ती है, एरोप्लेन बनाने के लिए पेपर की जरूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत तुम्हारी स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हें स्किल होती है उसमें, ठीक है। अब हम आते हैं बड़े लेवल पे आते हैं। उससे पहले आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ, जिससे आपको इजिली समझ में आने लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है, आइए चाय बनाते हैं। एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, ठीक। अब एक बात बताइए, इस चाय को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, किस किस चीज की जरूरत होगी इस चाय को बनाने के लिए। लेट से इसमें क्या डालूंगा, शुगर, और क्या डालूंगा, टी पाउडर, और क्या पड़ेगा इसमें, मिल्क, और ये क्या है, गैस, और एक इंसान चाहिए होगा जो चाय बनाएगा, ह्यूमन। और क्या चाहिए, ये भी तो चाहिए, जो बर्तन है आपका यूटेंसिल, ये भी तो चाहिए। और ये क्या है, टेबल। चलो टेबल हटा दो, लैंड की जरूरत पड़ेगी जहां पर रख के चाय बनाऊंगा। ये सारी चीज समझ में आ गई। अब आप ये देखो, एक इतनी सिंपल सी चीज बना रहे हैं यार हम लोग। टी पाउडर चाहिए, उसके लिए हमको शुगर चाहिए, यूटेंसिल्स भी चाहिए, मिल्क चाहिए, गैस चाहिए, लैंड चाहिए, ह्यूमन चाहिए। कितनी सिंपल सी चीज बनानी थी, और इस चीज में कितनी चीजें लग गई, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें लग गई इसमें, इतनी छोटी सी चीज बनाने के लिए। सपोज करो इसकी जगह मैं कुछ और बनाता, लेट टेक एग्जांपल मैं कॉफी बनाता। तो अगर मैं कॉफी बनाता तो यहाँ पे टी पाउडर लिख रखा है, यहाँ पे कॉफी पाउडर आ जाता। सिंपल, ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी। कितनी चीजें लगी इसमें, भी 7 चीजें लगी। सपोज करो यार तुम कुछ डिश बनाने जा रहे हो, तुम खिचड़ी दाल चावल बनाने जा रहे हो, उसमें दाल लगेगी। इसमें तो तुम्हें स्किल्स नहीं चाहिए थी, बहुत कम स्किल चाहिए चाय बनाने के लिए, ठीक है। और सपोज करो तुम खिचड़ी या दाल चावल बनाना है, उसमें चावल डालना है, दाल डालना है, अगेन गैस लगेगी, बहुत सारी चीजें लगेंगी, एक बंदा चाहिए, वहां पे पानी लगेगा, नमक लगेगा, मिर्च मसाले, कितनी सारी चीजें लगेंगी। कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अगर मैं दुनिया की सारी चीजें निकालने बैठ जाऊं अभी, कि अच्छा वो चीज बनती है तो उसमें ये सब पड़ता होगा, अच्छा वो चीज पड़ती है तो उसमें ये सब बनता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इमेजिन करूं कि यार एक बात बताओ, जब हम लोग व्हीट उगाते होंगे, जब लोग गेहूं उगाते होंगे, तो उसमें क्या क्या पड़ता होगा, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को तो नहीं पता होगा, सपोज करो मुझे पता है क्या क्या पड़ता है, तो मैं बता दूंगा सर देखिए, सीड्स लगेंगे सबसे पहले तो हमें एक लैंड चाहिए होगी, सबसे पहले हमें एक लैंड चाहिए होगी सर, हाँ लैंड तो चाहिए ही होगी। फिर सर क्या चाहिए होगा, फिर सर हमें सीड्स चाहिए होंगे, ठीक है सर। और क्या चाहिए होगा सर, वाटर भी चाहिए होगा हमको, ठीक है सर, वाटर चाहिए होगा सर। और क्या चाहिए होगा, फर्टिलाइजर चाहिए होगा, ठीक है सर, पेस्टिसाइड चाहिए होगा, एंड द लिस्ट गोज ऑन। पता नहीं कितनी 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 चीजें पड़ेंगी इसमें। तो अगर मैं ये स्टडी करने बैठ जाऊं, जस्ट अ सेकंड, सॉरी आई वाज ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर मैं ये स्टडी करने बैठ जाऊं कि यार इसमें तो इतनी सारी चीजें लग रही हैं,
सिमिलरली गेहूं की खेती में अलग चीज लगेगी, उसकी खेती में अलग चीज लगेगी, तो हमारी लाइफ कितनी टफ हो जाएगी, है ना, कितनी टफ हो जाएगी लाइफ। तो हमने अपनी लाइफ इजी करने के लिए और पढ़ाई को आसान बनाने के लिए ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम बड़ी बड़ी चीजों को एक ग्रुप में डाल सकते हैं कि यार जब भी कोई चीज प्रोड्यूस करने जाऊंगा ये चीज तो लगेगी लगेगी, ये चीज भी लगेगी, ये चीज भी लगेगी, ये चीज, ऐसी यार तीन चार चीजें आइडेंटिफाई कर लो जो हर जगह लग जाए। सर ऐसी कौन सी तीन चार चीजें हो सकती हैं जो हर जगह लग जाए? तो ऐसी तीन चार चीजें होती है, उससे पहले मैं आपको, चलो आ जाता है। ऐसी तीन चार चीजें होती है जिसमें पहली चीज सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। जस्ट अ सेकेंड। लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। अब मुझे एक बिजनेस या एक चीज ऐसी प्रोड्यूस होती हुई बताओ जिसमें आप किसी भी नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, किसी भी नेचुरल रिसोर्स को। आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करने जाओगे, यू नीड एयर, यू नीड वाटर, यू नीड लैंड, आपको चाहिए ही चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या हो गया हमारा कि लैंड तो चाहिए ही चाहिए सर। अच्छा सर दूसरा क्या चाहिए? आइए चाय वाले एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। चाय आपको सारी चीज सिखा देगी। चलो लैंड हो गई, लैंड हम लोगों ने पढ़ लिया, लैंड हो गई, ठीक। दूसरा एग्जाम, दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज सर होगी लेबर। ये बताओ मुझको, जब हम लोग चाय बनाने जा रहे थे तो क्या किसी बंदे के बिना आप लोग चाय बना लोगे? किसी इंसान, आप कहोगे नहीं सर वो जो टी वाली मशीन आती है ना, कॉफी वाली जो ऑटोमेटिक मशीन आती है उसमें बिना बंदे के चाय बन जाती है। अच्छा ठीक है, उसमें ये बताओ मिल्क कौन डालता है उस वाली चाय में, वो उस वाली मशीन में? उसमें टी पाउडर कौन डालता है? उसमें शुगर कौन डालता है? उस मशीन को ऑपरेट कौन करता है? बटन कौन दबाता है? यू नीड अ पर्सन, राइट? तो आपको किसी से जरूरत है? लेबर की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक चाय वाले की दुकान पे चले जाएं, वहां पे भी हमें एक लेबर की जरूरत होती है, एक बंदा जो चाय बना रहा होता है। आप किसी खेत में चले जाइए जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, वहां पे तो लेबर की जरूरत होती ही होती है। कहीं घर बन रहा है, वहां पे भी आपको किसी लेबर की जरूरत होती है। आप कितने भी अच्छे से बिजनेस से स्टार्ट करिए और कितने भी आप नीचे लेवल के बिजनेस पे चले जाइए, आपको लेबर की जरूरत होगी। दो चीजें हमको पता लग गई, लैंड, लेबर। ये लेबर कैसी हो सकती है? इसको हम लोग टेम्परेरी पैसे पे भी हायर कर लेते हैं, कुछ लोग हम सैलरी बेस पे हायर करते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम लेबर को कैसे कैसे हायर करते हैं। तीसरी चीज कौन सी है सर? तीसरी चीज कौन सी है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और क्या चाहिए सर? सोचो जरा दिमाग में, और क्या चाहिए बिजनेस स्टार्ट के लिए? सर सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक चीज आती है, पैसा। वो तो आपके दिमाग में आया ही नहीं, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। ये तो आपके ध्यान में आया ही नहीं। फिजिकल कैपिटल भी तो चाहिए किसी बिजनेस स्टार्ट करने में। सर फिजिकल कैपिटल क्या होती है? देखिए सर फिजिकल कैपिटल जो होती है बेसिकली तो लेमन टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो पैसा होता है, लेकिन इसको लेकिन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब यहां से आपका सवाल बन रहा है, यहां से आपका आ रहा है सवाल। फिजिकल कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पर फिक्स कैपिटल है, यहाँ पे इसको फिक्स्ड कैपिटल भी लिख सकते हो। फिक्स्ड कैपिटल भी लिख सकते हो, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। सर ये अब मतलब सर आपने पैसे का तो मतलब बता दिया, ठीक है सर, पैसे का मतलब कैपिटल होता है, लेकिन सर ये कौन सा फिक्स फिक्स पैसा, वर्किंग पैसे का क्या मतलब है? आइए चाय आंसर करेगी आपको। ओके देखो, कैपिटल मींस पैसा। फिक्स कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो आप एक बार अपने बिजनेस में लगा देते हैं, उसके बाद आपको फिर से वो दोबारा चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार, इस बंदे ने एक बार ये अपना यूटेंसिल भगोना खरीदा होगा, ठीक है, जिसमें चाय बना रहा है। कितने दिन तक ये चलेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल उस बंदे ने एक टेबल खरीदी थी जिसपे वो रख के बना रहा था चाय। कितने साल तक ये टेबल चल सकती है? 1 साल तक चल सकती है, 2 साल तक, 3 साल, 4 साल, कितने भी साल चल सकती है। जिस दुकान में रख के ये चाय बना रहा है, वो दुकान इसने खरीदी होगी लेट से चाय बनाने के लिए, कितने टाइम तक वो दुकान चलेगी? वो तो जब तक उसके पास है, जब तक सेल नहीं करेगा तब तक चलती रहेगी उसकी दुकान, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि उसने दुकान खरीदी है, रेंट पे नहीं ली उसने दुकान, उसने खरीदी है। अगर मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल लूं, सपोज करो एक किसान है, वो अपने खेत में खेती करता है,
तो उसकी फिक्स कैपिटल क्या होगी? सर उसकी सबसे बड़ी फिक्स कैपिटल तो उसका लैंड है, जो उसे दोबारा खरीदनी नहीं है। तो एक तरीके से जो उसका पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, वो सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मत जाओ अभी, ये मैं बाद में बताऊंगा, आई एम सॉरी। कहाँ पे मैंने लिखा था? फर्स्ट इज लैंड, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट इज, यहाँ पे मैंने लिखा था पहला तो लैंड हो गया, दूसरा लेबर हो गया, तीसरा फिजिकल कैपिटल हो गया। इसके दो पार्ट अभी हमने बता दिए आपको, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो लैंड जो हो गई, लेबर हो गई। पर अब उस किसान की बात करते हैं, किसान के पास क्या क्या फिक्स कैपिटल होगी? एक तो सबसे बड़ा उसका लैंड ही है, उसकी फिक्स कैपिटल। लैंड, उसकी लैंड तो है ही, लेकिन उसका फिक्स कैपिटल भी तो है। क्यों है उसका फिक्स कैपिटल? क्योंकि अपनी लैंड में से ही तो वो खेती करके निकाल रहा है। दूसरी फिक्स कैपिटल क्या हो सकती है उसकी? दूसरी फिक्स कैपिटल क्या हो सकती है? उसका ट्रैक्टर हो सकता है। अब एक इंसान जो ट्रैक्टर खरीद के ला रहा है, लेट से 5 लाख 7 लाख रुपए का कोई ट्रैक्टर खरीद के ला रहा है, तो कितने दिन तक चलाएगा उसको? 4 साल, 5 साल, 6 7 साल तक चलाएगा ना उस ट्रैक्टर को। तो क्या हो गया? उसका फिक्स कैपिटल हो गया। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो मेरे और आपके बीच में एग्जाम्पल होगा, जो आपको इजीली समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताइए, आप अपना बैग खरीद के लाते हैं, लेट से 2 साल तो आप चलाते हैं ना वो। ऐसा तो नहीं होता कि हर महीने आप अपना बैग चेंज कर रहे हो, हर रोज बैग चेंज कर रहे हो। तो आपको पढ़ाई करने के लिए बैग की जरूरत है, या फिर आपको स्कूल जाने के लिए साइकिल या बाइक की जरूरत है। आपने साइकिल ली या बाइक ली, दैट इज योर फिक्स कैपिटल, क्योंकि आप उसे रोज स्कूल जाने में इस्तेमाल कर रहे हो, रोज आपकी पढ़ाई में इस्तेमाल आ रही है, तो फिक्स हो चुकी है, वो आपको बार बार नहीं खरीदनी है। तो सर ये दूसरी चीज कौन सी है जो वर्किंग कैपिटल आप इसका नाम ले? फिक्स कैपिटल तो हमें समझ में आ गई। सर व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का नाम में ही लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल, मतलब जब आप वर्क करोगे, व्हेनेवर यू वर्क, आपको उस कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि फिक्स कैपिटल एक बार फिक्स हो गई थी, वर्किंग कैपिटल फिक्स नहीं होती है। जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस करने जाओगे, जब भी आप कोई काम करने जाओगे, आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी होगी। कैसे होगी वर्किंग कैपिटल की जरूरत? एक बात बताओ, एक चाय वाला जब चाय बनाने जा रहा है, तो क्या वो चीनी एक ही बार खरीद लेगा 2 3 साल की? ऐसा नहीं हो सकता ना, उसको बार बार चीनी की जरूरत पड़ेगी। जब भी चाय बनाएगा उसे दोबारा चीनी डालनी होगी। जब भी चाय बना रहा था दोबारा दुकान तो नहीं खरीदनी पड़ रही थी उसको, वो तो फिक्स हो गई थी। जब भी चीनी डालने, जब भी चाय बनाने आ रहा है उसको चीनी डालनी है, टी पाउडर डालना है, मिल्क डालना है, और क्या डालना है, गैस चाहिए उसको। तो ये सारी चीजें क्या है? वर्किंग कैपिटल, आपको वर्क कराने में हेल्प कर रही है। इसका एग्जाम्पल जो मेरे और आपके बीच में हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल बैग था, दैट वॉज योर फिक्स कैपिटल। लेकिन आपका जो पेन की रिफिल है, आप जितना लिखते जाओगे आपकी पेन पेंसिल खत्म होती चली जाती है, आपको हर बार पेन और पेंसिल नहीं चाहिए होती है, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। जो आपकी फीस आपके पेरेंट्स हर महीने बढ़ते हैं आपके स्कूल्स में, आपकी कोचिंग्स में, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। जब तक आप वो नहीं डालते रहोगे पैसे उसमें, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? और इसका एग्जाम्पल अगर हम किसी किसान की बात करें, तो उसका ट्रैक्टर उसकी फिक्स कैपिटल था, उसकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी? जो हर बार वो अपने खेत में नया पानी लगाएगा, हर बार अपने खेत में नया बीज लगाएगा, सीड लगाएगा, फर्टिलाइजर लगाएगा, पेस्टिसाइड डालेगा, ये सब क्या होगा? उसका वर्किंग कैपिटल होगा। लैंड क्लियर हो गया, लेबर क्लियर हो गया, फिजिकल कैपिटल क्लियर हो गया, फिजिकल कैपिटल में वर्किंग कैपिटल क्लियर हो गया, फिक्स कैपिटल क्लियर हो गया। तीन तो हमें चीजें पता लग गई कि जब भी हम कुछ प्रोड्यूस करने जाएंगे तो हमको जरूरत होगी होगी। तो सर तीन तो काफी है ना, इसके अलावा किसी से जरूरत है? हर बिजनेस में स्टार्ट कर सकता हूँ अगर मेरे पास ये तीन चीजें हो। तो सर आप, तो ये डन हो गया, टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पे। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक लास्ट चीज की हमको जरूरत है। जो भी हम कभी कोई चीज प्रोड्यूस करने जाएंगे तो वो चीज हमें हमेशा चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल। देखो अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो। इस पिक्चर में फैक्ट्री है जो किसी जमीन पे बनी हुई है, लेबर है, ये लोग काम कर रहे हैं, लेबर लेबर ये वाला काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कपड़ा सिल रहे हैं तो यहाँ पे धागा है, ये सारी चीजें हैं। ये जो फैक्ट्री की मशीन है कैपिटल का पार्ट हो गई। मशीन्स बहुत साल तक चलती है, तो मशीन किस कैपिटल का पार्ट होगी? फिक्स कैपिटल का पार्ट होगी। कपड़ा इन्हें रोज चाहिए अपने आगे प्रोडक्शन के लिए, तो कपड़ा इनकी वर्किंग कैपिटल का पार्ट हो गया। लेबर हो गई लेबर का पार्ट, लैंड हो गई लैंड का पार्ट। जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स द स्किल, द एबिलिटी, द नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी प्रोडक्शन, टू स्टार्ट एनी बिजनेस। आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है सर? कि मतलब ह्यूमन कैपिटल की क्यों ऐसी जरूरत है कि सर अगर मैं चाय बनाने जा रहा हूं तो आई कैन लर्न, चाय बनाते बनाते मैं सीख लूंगा, मुझे कौन सी स्किल की जरूरत है, मुझे कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, चाय बनाते बनाते सीख जाऊंगा। बट एक बात बताओ, कि तुमने ही सोचा था सिर्फ कि चाय बनाने का, या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये आइडिया आया था कि मैं वाला बिजनेस शुरू करूंगा?
या फिर मैं कहूँ, या फिर एक किसान मुझसे आगे बोले कि नहीं मुझे तो खेती सीखने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो करते करते सीख लूंगा, कैसे सीड्स डालना है, कैसे सीड्स डालना है, कुछ भी कर लूंगा, मैं कर लूंगा, खुद कर लूंगा। तो एक बात बताओ, ये जो लोग हैं जो खुद बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और करते करते सीख रहे हैं, इनके पास तो कोई स्किल नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई एबिलिटी नहीं थी, इन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट कर दिया? सर अगर आप कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब है, ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है कि आपके पास एबिलिटी, नॉलेज, स्किल होनी चाहिए। सर ये चाय वाले के पास क्या स्किल है? कोई स्किल नहीं है, वो चाय बनाते बनाते सीख रहा है, कॉफी बनाते बनाते सीख रहा है। ह्यूमन कैपिटल की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं विल पावर, या फिर आप इसको मॉडर्न टर्म्स में आजकल आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाली दुनिया में आप इसको कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ह्यूमन कैपिटल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हिम्मत, वो नियत, वो एक इंस्टिंक्ट जो आपको कहता है कि नहीं मैं ये बिजनेस करूंगा और मैं ये कर पाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में कितने लोग रहे होंगे अभी तक जिनके पास ब्रिलियंट ब्रिलियंट बिजनेस आइडियाज आए होंगे? सपोज करो एक कंपनी का नाम लेते हैं जिसके बारे में सबको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, दुनिया में लाखों लोग रहे होंगे, करोड़ों लोग रहे होंगे जिनके पास इतनी लैंड होगी कि वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शुरू कर पाए। इन्होंने तो अपने गैरेज से शुरू करी थी। दुनिया में कितने लोग रहे होंगे जिनके पास इतना कैपिटल रहा होगा, पैसा रहा होगा कि वो माइक्रोसॉफ्ट शुरू कर पाए? दुनिया में कितने लोग रहे होंगे जिनके पास ऐसे लोग रहे होंगे, ऐसी लेबर रही होगी जिसके मदद से वो माइक्रोसॉफ्ट जैसा बिजनेस शुरू कर पाए? लेकिन क्यों सिर्फ उसी एक बंदे ने माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस शुरू करा? क्यों उसी एक बंदे ने एप्पल कंपनी शुरू करी? क्यों उसी एक बंदे ने बोट कंपनी शुरू करी? है कोई भी कंपनी आपके दिमाग में आए, वो उसी एक बंदे ने शुरू क्यों करी? क्योंकि सारे लोगों के पास ये सारी चीजें अवेलेबल थी, सिवाय एक चीज के, उनके पास ये अवेलेबल नहीं था। उनके पास वो विल पावर नहीं थी, उनके पास वो पैशन नहीं था, उनके पास वो नियत, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी जो उस एक बंदे के पास थी, वो थी ह्यूमन कैपिटल। तो सर जब आप कहें ना कि एक चाय वाले के पास तो कोई ऐसी खास स्किल नहीं है, तो उसके पास एक स्किल है, उसके पास वो ह्यूमन कैपिटल है। क्योंकि कितने लोगों के पास खाने कमाने को पैसे नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऑल्दो उनके पास ये सारी चीजें होती हैं, तब भी वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज उनके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं होता है। तो ह्यूमन कैपिटल इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी हमने ये वाली सारी चीज पढ़ ली, मैं आखिरी चीज आपको बताने जा रहा हूँ। ये सारी चीजें अगर मैं निकाल दूं, या तो मैं लैंड निकाल दूं, लैंड निकाल दूं, कोई आप प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी लैंड, वाटर या किसी नेचुरल रिसोर्स के बिना? आप नहीं कर सकते। अगर मैं पैसा निकाल दूं, आप कर सकते हैं कोई बिजनेस? नहीं कर सकते। लेबर निकाल दूं, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। ह्यूमन कैपिटल निकाल दूं, आप बिल्कुल भी कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस एनीथिंग। इसीलिए हम इन चीजों को क्या बोलते हैं, इन चारों चीजों को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन चार चीजों को मिला के कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए ये फैक्टर्स हमको चाहिए ही चाहिए। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये कैपिटल कौन सी है? फिजिकल कैपिटल, इसके अंदर दो और आती है। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस एनीथिंग। ये सारी कहानी मैंने आपको जो बताई उसका एक रीजन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक सवाल आया था दैट लैंड, लेबर, ह्यूमन एंड कैपिटल टुगेदर कंप्राइजेस ऑफ, तो आंसर क्या था उसका? ये चारों मिलके क्या कहलाते हैं? ये चारों मिलके कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि इनको अगर आप निकाल देंगे तो आप कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वी आर डन फॉर टुडे। आज हम लोगों ने अपना ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया, देख लिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तक पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी, इफ यू वांट me to add anything in this, you can write in the comment section. If you like this video, you can write in the comment section, and you can also subscribe the channel, like the video. Thank you so much. We will meet in the next class.